नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए 35 क्वेश्चनों वाली एक क्लास। ठीक है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कैसे मैच होंगे RSCT एग्जाम के अंदर। तो आपको एकदम एक अच्छे से देखना है क्लास को। और साथ में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और हाँ, क्लास अगर लंबी लग रही है आपको तो 2x कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पहला सवाल है दोस्तों हमारा कि MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर क्यों कहा जाता है। बताइए दोस्तों, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन, क्योंकि इसमें केवल गाने चलते हैं, क्योंकि इसमें दस्तावेज लिखने, संपादित करने और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा मिलती है, क्योंकि ये केवल फोटो एडिटिंग करने का काम करता है, या केवल मोबाइल चार्ज करता है। बताइए दोस्तों, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर क्यों कहा जाता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दस्तावेज लिखने, संपादित करने और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि इसमें दस्तावेज लिखने, संपादित करने और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे पास में दूसरा दूसरा है दोस्तों, MS वर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, क्या यूज किया जाता है क्लिपबोर्ड ग्रुप का। पहला ऑप्शन, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए, कॉपी कट और पेस्ट जैसे कार्य करने के लिए, फॉन्ट साइज बदलने के लिए। बताइए दोस्तों, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आप कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कार्य करते हैं ना, वो यहाँ पे जा करके स्टोर हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई, ये एक तरीके से एक बॉक्स मान लो जिसके अंदर जो भी आप कट करोगे, जो भी कॉपी करोगे, वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे दोस्तों, इसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें कितने आइटम तक स्टोर हो सकते हैं, 24 आइटम्स तक स्टोर हो सकते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों, 24 आइटम तक क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाते हैं। और क्लिपबोर्ड जो मिलता है दोस्तों, होम टैब में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, होम टैब में मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी कट करते हैं, जो कॉपी करते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, MS वर्ड में सेवेज विकल्प का प्रयोग कब किया जाता है। MS वर्ड में सेवेज विकल्प का प्रयोग कब किया जाता है। नई फाइल बनाने में, और अलग नाम फॉर्मेट से सेव करने के लिए, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, या प्रिंट निकालने के लिए। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में सेवेज का जो विकल्प है उसका प्रयोग कब किया जाता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों सेवेज का जो विकल्प का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नई फाइल बनाने में और अलग नाम से फॉर्मेट से सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, नई फाइल बनाने और अलग नाम से सेव करने के लिए। ठीक है, मतलब जो पहले से फाइल है ना, उसकी कॉपी फाइल बना करके दूसरे नाम से हम सेव कर सकते हैं सेवेज के द्वारा। इसकी जो शॉर्टकट की है सेवेज की, वो होती है दोस्तों F12। क्या होती है दोस्तों, F12 यहाँ पे होती है। ठीक है, तो F12 प्रेस करने से सेवेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारे सामने चौथा सवाल, हेडर वर्ड में, MS वर्ड में हेडर फुटर का मुख्य उपयोग क्या है। MS वर्ड में हेडर फुटर का मुख्य उपयोग क्या है। केवल टाइटल लिखने के लिए, प्रत्येक पेज पर ऊपर और नीचे स्थायी जानकारी जैसे पेज नंबर, तारीख जोड़ने के लिए, पेज का रंग बदलने के लिए, या केवल टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। बताइए दोस्तों, MS वर्ड में हेडर फुटर का मुख्य उपयोग क्या है। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, MS वर्ड में हेडर फुटर का जो मुख्य उपयोग है वो है प्रत्येक पेज पर ऊपर और नीचे स्थायी जानकारी जैसे पेज नंबर, तारीख जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। प्रत्येक पेज पर ऊपर और नीचे स्थायी जानकारी जैसे पेज नंबर, तारीख जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको MS वर्ड में हेडर फुटर का मुख्य उपयोग क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने पांचवा, मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन, एक ही पत्र या दस्तावेज को कई लोगों को नाम पते के अनुसार अलग अलग भेजने के लिए। एक ही पत्र दस्तावेज को कई लोगों के नाम पते के अनुसार अलग अलग भेजने के लिए, केवल प्रिंटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, केवल टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, या केवल ईमेल सेंड करने के लिए। बताइए दोस्तों, मेल मर्ज का जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। दोस्तों, उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि एक ही पत्र को या दस्तावेज को
कई लोगों के नाम पते के अनुसार अलग अलग भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और जो मेल मर्ज होता है दोस्तों एमएस वर्ड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एमएस वर्ड में पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे पास में छठा सवाल है, स्पेल चेक और ग्रामर चेक का उपयोग क्यों किया जाता है? स्पेल चेक और ग्रामर चेक का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए, रैम चेक करने के लिए, मोबाइल कनेक्ट करने के लिए, या टेक्स्ट की गलतियों को पहचानने और सही करने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेल चेक और ग्रामर चेक के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई मीनिंग लिखी, ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ, 1 मिनट। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे COMPTR। अब ये कंप्यूटर मीनिंग था लेकिन मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो और एक मैंने लिखा जैसे कि राम गो टू होम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों, एक में तो क्या है दोस्तों, एक में तो स्पेल चेक का प्रॉब्लम है और एक में ग्रामर चेक का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब एक में तो स्पेलिंग एरर है और एक में ग्रामर की एरर है। अब देखो जो स्पेलिंग की एरर आएगी ना, उसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, ऐसे रेड लाइन आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ग्रामर की प्रॉब्लम आएगी उसके नीचे आएगी दोस्तों ग्रीन लाइन ऐसे, ठीक है, जैसे इसमें आएगी ग्रीन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेल चेक के लिए तो रेड लाइन आती है और ग्रामर चेक के लिए ग्रीन लाइन आती है। तो यहाँ पे जो सजेशन करेगा वो करेगा भाई आपको है ना COMPUTER लिखना चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर आपको सजेस्ट करेगा। और यहाँ पे जो राम गो है तो गो नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे राम गोज आएगा। क्या आएगा दोस्तों? गोज आएगा। तो ये मीनिंग यहाँ पे ऐसे बताता है दोस्तों। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट की गलतियों को पहचानने और सही करने के लिए होता है। और इसका जो शॉर्टकट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होता है दोस्तों F7। क्या होता है दोस्तों? F7 यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी, तो F7 प्रेस की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का मुख्य लाभ क्या है? वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या है मुख्य लाभ? पहला ऑप्शन, टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम और रो में व्यवस्थित करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, केवल डाटा डिलीट करना, कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाना। बताइए दोस्तों वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों इसका मुख्य लाभ यह है कि टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम और रो में व्यवस्थित करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम और रो में व्यवस्थित करना। टेबल ऐसे कुछ होती है, ध्यान देना आप, एक तरीके से ऐसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है। और वहाँ पे हम अलग अलग, देखो ये तो क्या हो जाएगी आपकी रो हो जाएगी एक तरीके से ना, जो आडी लाइन होती है उसे रो बोलेंगे और जो खड़ी लाइन होती है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 7 तक आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। 8वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा का प्रयोग किसके लिए होता है? वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा का प्रयोग किसके लिए होता है? दूसरों के द्वारा किए गए संपादन यानी कि एडिटिंग को पहचानने के लिए, केवल टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए, केवल सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। मतलब आप कर लोगे मुझे सब्सक्राइब, ठीक है। और कैसी लग रही वीडियो, अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है दोस्तों एक, ठीक है। तो यहाँ पे है दोस्तों कि वर्ड में ट्रैक चेंज सुविधा का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों दूसरों द्वारा किए गए संपादन या एडिटिंग को पहचानने के लिए, ठीक है। कोई भी एडिटिंग कर देता है, कोई दूसरा डिलीट कर देता है, तो ये तरीके से बताता है आपको, ठीक है। तो ये अच्छी सुविधा है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने नवा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में थीसर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में थीसर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला, समानार्थी और विपरीतार्थी यानी कि एंटोनम्स शब्द को खोजने के लिए, या टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, पेज का आकार बदलने के लिए, या केवल प्रिंट कमांड देने के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में थीसर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों एमएस वर्ड में जो थीसर्स का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है समानार्थी, सिनोनिम्स और क्या लिख रखा है, एंटोनम्स शब्द खोजने के लिए, है ना। विपरीत एक तरीके से इसको बोल सकते हैं विपरीतार्थी, ओके,
कठिन शब्द बोलने पढ़ने में लग रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। एक आ रहा है दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, पेज आकार बढ़ाने के लिए, केवल प्रिंट कमांड देने के लिए। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों समानार्थी, ए ऑप्शन इज राइट, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, एक सीधी सी बात है, पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ड में पेज ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है? वर्ड में पेज ओरिएंटेशन का अर्थ क्या है? केवल टेक्स्ट कॉपी करना, इंटरनेट कनेक्ट करना, पेज की दिशा बदलना या कंप्यूटर बंद करना। बताइए दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे, पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में कितने प्रकार का होता है? दोस्तों एमएस वर्ड में 2 प्रकार का होता है पेज ओरिएंटेशन। ओके, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि ये क्या करता है, पेज की दिशा बदलता है। ठीक है, जो पोर्ट्रेट होता है वो ऐसे खड़ा पेज रखता है ऐसे कैसे, है ना, जिसे हम वर्टिकल बोल सकते हैं। और जो एक तरीके से लैंडस्केप होता है वो हॉरिजॉन्टल रखता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद समझ में आ गया होगा, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है और ये क्या करता है, पेज की डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में 11वां है दोस्तों, स्टाइल्स विकल्प का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? स्टाइल्स विकल्प का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? पहला, टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेट में सजाने के लिए, केवल पैराग्राफ डिलीट करने के लिए, कीबोर्ड स्पीड बढ़ाने के लिए या प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों, स्टाइल्स का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। दोस्तों स्टाइल्स का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेट में सजाने के लिए। टेक्स्ट को एक समान फॉर्मेट में सजाने के लिए होता है दोस्तों। तो उम्मीद है 11वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 12वें की ओर। 12वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल प्रिंट करना, कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, टेक्स्ट बोल्ड करना, किसी टेक्स्ट को जल्दी से ढूंढकर एक साथ रिप्लेस करना। बताइए दोस्तों, क्या है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का सबसे बड़ा लाभ? दोस्तों बात करें फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट की इनकी होती है कंट्रोल एच। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में हम एच प्रेस कर सकते हैं, इनकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, और बात करें वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का सबसे बड़ा लाभ क्या है दोस्तों? किसी टेक्स्ट को जल्दी से ढूंढकर एक साथ रिप्लेस करना, मतलब समय की बचत करता है, सीधी सी बात ये है। आप किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ करके एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेज में आपके जहाँ भी ए लिखा हुआ है उसकी जगह बी लिखना है, तो डायरेक्टली हम फाइंड रिप्लेस करके उसको बी में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ भी पेज के अंदर ए लिखा होगा, है ना। तो ऐसे आप नॉर्मल समझ सकते हो इसको। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल हमारे सामने, वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल प्रिंट कमांड देने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, सूची यानी कि लिस्ट बनाने और पॉइंट्स को व्यवस्थित दिखाने के लिए, या कंप्यूटर मेमोरी सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों, वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर आपको आता है तो आप बताइए मुझे क्यों किया जाता है। दोस्तों वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों सूची बनाने, पॉइंट्स को व्यवस्थित दिखाने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और जो बुलेट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि डॉट सिंबल आ जाता है ऐसे, है ना, या फिर ऐसे राइट का टिक आ जाता है, ये बुलेट्स होते हैं। और नंबरिंग होती है जैसे 1 2 3 भी हो सकती है, ABC भी आ जाती है इसमें ना, और रोमन काउंटिंग भी आ जाती है ना, ऐसे रोमन काउंटिंग भी आ जाती है। तो ये नंबरिंग होती है दोस्तों। तो ये एक तरीके से लिस्ट बनाने के लिए और पॉइंट्स को व्यवस्थित दिखाने के लिए किया जाता है दोस्तों वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग। किस किस को समझ में आ गया भाई? और क्लास कैसी लग रही है? अगर लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों इस क्लास के लिए। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। 14वां सवाल हमारे सामने, जूम में वर्ड में जूम विकल्प क्या करता है? वर्ड में जूम विकल्प क्या करता है? पेज को बड़ा या छोटा दिखाने का कार्य करेगा, या कंप्यूटर स्पीड बढ़ाना, टेक्स्ट कॉपी करना, या रैम बढ़ाना। बताइए दोस्तों जूम क्या काम करता है? जूम, अब जूम की बात की जाए तो जूम को मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। जूम जो होता है कम से कम 10% होता है, कम से कम 10% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100%, है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना। और अधिकतम होता है दोस्तों 500%। कितना होता है दोस्तों? 500% अधिकतम होता है एक तरीके से, अधिकतम। ओके, तो जूम की बात करें हम कि भाई कम से कम कितना होता है 10%, और बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, और यहाँ पे अधिकतम कितना होता है एक तरीके से 500% होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस माउस व्हील से इसको एक तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों वर्ड में जूम का विकल्प क्या करता है? पेज को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए कार्य करता है। ठीक है,
ये बड़ा और छोटा दिखाई देगा यहाँ से अगर आप जूम करेंगे तो, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको जूम के बारे में हल्का सा, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, तो आपको नहीं घूमना क्वेश्चन के साथ साथ में, आपको तो सही आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 15वां सवाल, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? दस्तावेज प्रिंट से पहले कैसे दिखेगा ये देखने के लिए, केवल प्रिंट कैंसिल करने के लिए, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए, या टेक्स्ट डिलीट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है इसका उपयोग। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है दस्तावेज प्रिंट करने से पहले कैसे दिखेगा ये देखने के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, दस्तावेज प्रिंट से पहले कैसे दिखेगा ये देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, आपको लग रहा होगा सारे एमएस वर्ड के सवाल दे रहे हैं क्या, मैं इसमें एमएस वर्ड भी लेके आया हूँ, ठीक है। आपको एक्सेल के सवाल भी मिलेंगे, मतलब सारे कंप्लीट सिलेबस के अनुसार ही क्लास है, टेंशन मत लीजिए आप, तो आगे जाके एक्सेल के भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है 15वां आपको समझ में आ गया होगा। 15वां आ गया है तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 16वां सवाल हमारे सामने। 16वां है दोस्तों, वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग है, क्या उपयोग है भाई? पेज पर हल्का टेक्स्ट लोगो जोड़ने के लिए, कंप्यूटर लॉक करने के लिए, केवल टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या उपयोग है यहाँ पे वर्ड में वाटरमार्क का। दोस्तों वाटरमार्क का जो उपयोग होता है वो होता है पेज पर हल्का सा टेक्स्ट या लोगो जोड़ने के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, आपने देखा होगा वाटरमार्क लगी हुई कोई भी चीज, उसमें पेज पर हल्का सा या तो टेक्स्ट लिखा होता है या लोगो लिखा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 17वां, यहाँ पे 17वां सवाल है, वर्ड में माक्रोस का उपयोग कब किया जाता है? वर्ड में माक्रोस का उपयोग कब किया जाता है? केवल रैम बढ़ाने के लिए, बार बार होने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करके बार बार उपयोग करने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, या कंप्यूटर बंद करने के लिए? बताइए दोस्तों माक्रोस का जो उपयोग किया जाता है वो कब किया जाता है वर्ड में, ठीक है। आप बता सकते हो मुझे। और जो माक्रोस निकलता है ना वर्ड में, वो निकलता है भाई व्यू टैब में। किसमें निकलता है? व्यू टैब के अंदर होता है एक तरीके से माक्रोस। तो बताइए मुझे वर्ड में माक्रोस का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों वर्ड में माक्रोस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बार बार होने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करके बार बार उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 17वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई 17वां? बार बार होने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करके बार बार उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 17वां क्वेश्चन, और मुझे बता दीजिए 17 में से आपके कितने सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की, और 18वां सवाल हमारे सामने है, एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? अब यहाँ से एंट्री होती है दोस्तों एक्सेल की, किसकी होती है दोस्तों? एक्सेल की एंट्री यहाँ से होती है, तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेल के सवाल में बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट। एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है? इसमें केवल फोटो सेव होती हैं, इसमें डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, या फिर केवल वीडियो चलाने के लिए, या केवल प्रिंट निकालने के लिए? बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्यों कहा जाता है इसको? दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन आएगा इसमें, ओके। इसमें डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। किस किस का सही था भाई ये सवाल? अगर सही था तो आगे बढ़ते हैं अब 19वें सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 19वां, एक्सेल में सेल एड्रेस से क्या मतलब है? एक्सेल में सेल एड्रेस से मतलब क्या है? सेल का नाम, कॉलम लेटर और रो नंबर का संयोजन, जैसे A1 B5, केवल कंप्यूटर आईपी एड्रेस, केवल मोबाइल एड्रेस, केवल टेक्स्ट बोल्ड करना। दोस्तों यहाँ पे बात करें सेल एड्रेस, तो एक सेल होती है और सेल का जैसे कोई नाम दे दिया मैंने A1, ये नाम दे दिया मैंने A1। अब यहाँ पे एक जो होता है ना वो तो होता है कॉलम का नाम, मतलब कॉलम होता है एक तरीके से, ठीक है। और वन क्या होता है, यहाँ पे रो होती है, और कॉलम और रो से तो मिलके बनती है एक तरीके से ये। तो यहाँ पे आएगा सेल का नाम, एक तरीके से सेल एड्रेस कहलाता है सेल का नाम। जैसे मान लो कॉलम लेटर होगा और रो नंबर होगा, उसके संयोजन से यहाँ पे एक सेल का यहाँ पे एड्रेस बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 19वां क्वेश्चन है आपको, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे सामने, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? ये सवाल ऐसा है काफी बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है, ठीक है। प्लस से, इक्वल से, डॉलर सिंबल से, या हेज से? बताइए दोस्तों किससे होता है? अगर आपको आता है तो ये एकदम इजी सवाल है, और अगर आपने एक्सेल पढ़ रखा है हल्का फुल्का तो आपको आराम से ये सवाल करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है।
बताइए दोस्तों, देता हूँ मैं आपको 2-4 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों इक्वल सिंबल। क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा, क्योंकि जैसे मान लो आपने कोई सम का फॉर्मूला इनपुट करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल एस यू एम, है ना, और मैं लिख दूंगा जैसे कि ए वन यहाँ पे रेंज दे दी V5, है ना, ऐसे कुछ भी दे दिया मैंने। तो ये सम का जो फॉर्मूला होता है जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पे इक्वल सिंबल लगाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो इक्वल सिंबल लगाना जरूरी है किसी भी फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20 में से 20 किसके सही आ रहे हैं भाई, मतलब अब तक सारे सही किस किसके हैं। ओके, अब चलते हैं 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल है हमारे सामने, एक्सेल में ऑटो सम बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में ऑटो सम बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला, चुने गए नंबर्स का तुरंत जोड़ सम निकालने के लिए, केवल टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, रैम चेक करने के लिए, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए। दोस्तों बात करें यहाँ पे ऑटो सम की, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना। ठीक है, लेकिन वो भी कैसे? ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ना। तो यहाँ पे आएगा चुने गए नंबर तुरंत जोड़ या सम निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑटो सम की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, इसकी कई बार ये भी आ जाती है, तो ये होती है अल्ट की, है ना, प्लस इक्वल सिंबल। ठीक है, ऑल्ट प्लस इक्वल यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होगी, किसकी? ऑटो सम की होगी दोस्तों। तो एक्सेल में ऑटो सम बटन का उपयोग किसी लिए किया जाता है दोस्तों? जोड़ने के लिए किया जाता है। अल्ट इक्वल, एक तरीके से नंबर को तुरंत जोड़ सकते हैं इससे, है ना, बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्टली यहाँ पे ऑल्ट इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऑल्ट इक्वल भी आप प्रेस कर सकते हो जोड़ने के लिए। ठीक है, तो 21 कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 22वें सवाल की और 22वां है हमारे सामने, एक्सेल में चार्ट का क्या कार्य है। एक्सेल में चार्ट का क्या कार्य है? डाटा को आकर्षक रूप में ग्राफ या चित्र के रूप में प्रस्तुत करना, केवल इंटरनेट कनेक्ट करना, रैम बढ़ाना या कंप्यूटर शट डाउन करना। बताइए दोस्तों एक्सेल में चार्ट का क्या कार्य है? अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों एक्सेल में जो चार्ट का कार्य होता है वो होता है डाटा को आकर्षक रूप में ग्राफ या चित्र के रूप में प्रस्तुत करना या प्रेजेंटेशन करना। तो यहाँ पे चार्ट का काम होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, ओके, तो ये भी एक तरीके से क्या है? चार्ट है। ओके, और ये कॉलम चार्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की और। अगला सवाल हमारे सामने 23वां, एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है? बताइए दोस्तों। सेल रेफरेंस जो कॉपी करने के बाद बदल जाता है, सेल रेफरेंस जो कभी नहीं बदलता, केवल रो कॉपी करना, केवल कॉलम डिलीट करना। बताइए दोस्तों एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस से क्या मतलब है? बताइए क्या मतलब है। अगर आपको कुछ मतलब पता हो इसका तो आप बता सकते हैं मुझे। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में रिलेटिव जो रेफरेंस होता है उसका मतलब होता है दोस्तों सेल रेफरेंस जो कॉपी करने के बाद बदल जाता है। सेल रेफरेंस जो कॉपी करने के बाद बदल जाता है, तो ए ऑप्शन इज राइट। सेल रेफरेंस जो कॉपी करने के बाद बदल जाता है। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। किस पे दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कंप्यूटर एग्जाम वाला, COMPUTER, कंप्यूटर एग्जाम वाला। ये आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जा करके, तो वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जो कि अभी नया ही है, अभी ओपन किया है मैंने। तो वहाँ पे जाके आप आराम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको आसानी से क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 24वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस किस सिंबल से लिखा जाता है? हैज से, एट द रेट से, डॉलर सिंबल से या परसेंटेज से? बताइए दोस्तों एक्सेल में जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो किस सिंबल से लिखा जाता है? बताइए दोस्तों किससे लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है दोस्तों डॉलर सिंबल से। किससे दोस्तों? डॉलर सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, और जैसे मान लो अपने पास में एक तरीके से A1 है, इसको मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल से लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा ए मतलब डॉलर सिंबल, फिर कॉलम आ जाएगा, फिर डॉलर सिंबल आ जाएगा, फिर रो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक तरीके से ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, एक तरीके से फिक्स करना होता है इसको। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो ऐसा यूज किया होगा आपने फिक्स करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? फिक्स करने के लिए एक तरीके से। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है? बोर थोड़ी नहीं हो रहे हो आप? अगर बोर हो रहे हो तो क्लास देखनी पड़ेगी भैया आपको। और 2x कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो, और 2.5 कर लीजिए वरना x। ठीक है, तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देते रहिए साथ साथ में, क्योंकि
आंसर देना भी जरूरी है, ठीक है। क्लास देखने का मतलब ये नहीं है कि याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप एक्टिव रहना पड़ेगा तब जाके याद होंगे थोड़े, है ना। और हाँ, साथ में मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे सामने 25वां, एक्सेल में फिल्टर का क्या कार्य है। एक्सेल में फिल्टर का क्या कार्य है। डाटा को केवल आवश्यक शर्तों के अनुसार दिखाना, केवल कंप्यूटर स्पीड बढ़ाना, टेक्स्ट कॉपी करना या रैम सेव करना। बताइए दोस्तों एक्सेल में फिल्टर का क्या कार्य है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या काम आता है एक्सेल में फिल्टर। दोस्तों एक्सेल में जो फिल्टर है वो है कि डाटा को केवल आवश्यक शर्तों के अनुसार दिखाना, डाटा को केवल आवश्यक शर्तों के अनुसार दिखाना। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, डाटा को केवल आवश्यक शर्तों के अनुसार दिखाना। किस किस का सही है भाई, कौन कौन दिखा रहा है आवश्यक शर्तों के अनुसार, और किस किस ने अभी तक एक्सेल में फिल्टर उपयोग किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 26वां, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है। डाटा के अनुसार सेल का रंग या स्टाइल बदलने के लिए, केवल प्रिंट निकालने के लिए, कंप्यूटर स्पीड चेक करने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है। दोस्तों एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग का सीधा सा मतलब ये है कि डाटा के अनुसार सेल का रंग और स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप एक बार लगाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 26वां आपका सही होगा, और 26 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई, किस किस के 20 सही हो चुके हैं 26 में से, ठीक है। जिनके 20 सही हो गए मैं मानूंगा कि उनकी कंडीशन अच्छी है एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर और एक्सेल के अंदर भी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने, एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किस लिए होता है। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग या प्रयोग किस लिए होता है। केवल टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, या कई सेल्स को जोड़कर टेक्स्ट को बीच में दिखाने के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों मर्ज एंड सेंटर, तो इसका उपयोग ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये एक सेल है, बहुत सारी 3 सेल हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया RAM राम, ठीक है। तो जैसे इसको मर्ज एंड सेंटर करूंगा ना भाई, तो ये ऐसे बन जाएगी, देखो पूरी एक सेल बन जाएगी ये, ठीक है। और जो राम है एकदम बीच में आ जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे हो जाता है, जो ये होती हैं सब एक जगह मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आएगा कि कई सेल्स को जोड़कर टेक्स्ट को बीच में दिखाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा इसमें भाई, कई सेल्स को जोड़कर टेक्स्ट को बीच में दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको 27वां। अब चलते हैं दोस्तों 28वें सवाल की ओर। 28वां है, साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है। साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है। डेटा को कोड भाषा में बदलना ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही पढ़ सके, केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, मोबाइल लॉक करना, कंप्यूटर बंद करना। बताइए दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, बताइए क्या मतलब है भाई इसका। तो अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, इजी है वैसे आंसर इसका, कि डेटा को कोड भाषा में बदलना ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति पढ़ सके, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 29वां सवाल हमारे सामने है कि एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई फास्टैग सेवा का उद्देश्य क्या है। एनपीसीआई द्वारा की गई फास्टैग सेवा का उद्देश्य क्या है। केवल मोबाइल रिचार्ज करना, टोल टैक्स पर का कैशलेस और तेज भुगतान करना, केवल इंटरनेट चलाना, या बैंक खाता खोलना। बताइए दोस्तों एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई फास्टैग सेवा का उद्देश्य क्या है। केवल मोबाइल रिचार्ज करना, टोल टैक्स का कैशलेस और तेज भुगतान करना, केवल इंटरनेट चलाना, या बैंक खाता खोलना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों एनपीसीआई द्वारा की गई फास्टैग सुविधा का उद्देश्य है टोल टैक्स का कैशलेस और तेज भुगतान करना, फास्ट भुगतान करना एक तरीके से, और कैशलेस होता है तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 30वां, ई वॉलेट और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। ई वॉलेट और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन, डेबिट कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होता है, जबकि ई वॉलेट मोबाइल ऐप में पैसे स्टोर करता है। दोनों एक ही हैं। ई वॉलेट केवल एटीएम से कैश निकालने के लिए होता है, डेबिट कार्ड केवल इंटरनेट पैक खरीदने के लिए होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा ई वॉलेट और डेबिट कार्ड में अंतर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है आपकी बार।
दोस्तों डेबिट कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होता है, किससे दोस्तों, बैंक खाते से, जबकि ई वॉलेट मोबाइल ऐप जैसे इस पैसे स्टोर करता है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ में आ गया होगा दोनों का अंतर आपको। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, आराम से पढ़ लीजिए अंतर को। ठीक है, और मुझे बताइए 30 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई प्रश्न। ठीक है, कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 30/30 एकदम सही है, मुझे बताइए कौन कौन ऐसे शख्स हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 31वां सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिशिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फिशिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन आ रहा है अनजानी ईमेल या लिंक पर क्लिक न करना, पासवर्ड सबको बता देना, हर जगह एक ही पासवर्ड रखना, सार्वजनिक कंप्यूटर में पासवर्ड सेव करना। बताइए दोस्तों क्या है फिशिंग से बचने का सबसे सही तरीका? दोस्तों फिशिंग से बचने का सबसे सही तरीका है अनजानी ईमेल या लिंक पर क्लिक न करना। अनजानी ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करना, ये ऑप्शन इज राइट। ओके, अनजानी ईमेल या लिंक पर क्लिक न करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि 30वां आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है यहाँ पे 32वां, CSC। अब कई बार CSC का पूरा नाम आ जाता है भाई कि CSC का पूरा नाम क्या है। C मतलब कॉमन, S मतलब सर्विस और C मतलब सेंटर, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो CSC का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, और इसका कार्य क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन केवल इंटरनेट कैफे चलाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी व गैर सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, मोबाइल चार्ज करना या ATM मशीन लगाना। बताइए दोस्तों क्या है CSC का पूरा नाम या कार्य? सॉरी, पूरा नाम तो आ गया ना, कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी व गैर सरकारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास में 33, राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बैंकिंग सुविधाएं देना, नागरिकों की शिकायतें दर्ज करना और उनका समाधान करना, इंटरनेट डेटा बढ़ाना, केवल गेम डाउनलोड करना। बताइए दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है दोस्तों? इनका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की शिकायतें दर्ज करना और उनका समाधान निकालना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन इज राइट, नागरिकों की शिकायतें दर्ज करना और उनका समाधान निकालना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 34वां, NEFT में ट्रांजैक्शन किस प्रकार होता है? NEFT में ट्रांजैक्शन किस प्रकार होता है? तुरंत सेटलमेंट या बैच के माध्यम से समय समय पर सेटलमेंट, केवल ATM से, केवल QR कोड से। बताइए दोस्तों क्या होगा नेफ्ट में ट्रांजैक्शन किस प्रकार होता है भाई? तो ये होता है दोस्तों बैच के माध्यम से समय समय पर सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, बैच के माध्यम से समय समय पर सेटलमेंट होना। ठीक है, अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है 35वां, ऑनलाइन लेन देन करते समय HTTPS का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, वेबसाइट सुरक्षित है और डेटा इनक्रिप्टेड रूप से ट्रांसफर होता है, या फिर वेबसाइट काम नहीं कर रही है, इंटरनेट स्पीड ज़्यादा है, या केवल मोबाइल के लिए है? बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है कि वेबसाइट एकदम सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब सिक्योर है। ठीक है, और साथ में इनक्रिप्टेड रूप से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चनों की क्लास थी। क्लास में कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे और कुछ हार्ड भी थे, वैसे मान सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 35 में से, वो तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। 35 में से आपके कितने सही हुए? क्लास कैसी लगी वो भी बताना। साथ में इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर एग्जाम वाला पे। किस पे दोस्तों? कंप्यूटर एग्जाम वाला पे। ठीक है, तो कंप्यूटर एग्जाम वाला आप जाइए और जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में इसको भी कर लेना क्योंकि सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तब तक आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, और 35 में से 35 सही होने चाहिए आपके, सीधी सी बात ये है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी बेटर कीजिए। साथ में बता रहा हूँ आपको, एक क्लास देखने से पार नहीं पड़ेगी आपकी। आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार देखो। ठीक है, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसके अंदर देखिए सारी वीडियोज आप एक बार, और सभी को एक बार रीड कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और करते रहिए तैयारी अच्छे से। ओके, और
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उनको नोट कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।